नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। 16 से 18 अप्रैल जो अभी बजट सत्र चल रहा था उसको एक्सटेंड करके 16 से 18 3 दिन का विशेष इस पे डिबेट रखी है। सरकार का दावा है कि सभी को सहमति से हमने ये कदम उठाया है और 33% आरक्षण पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में दिया जाएगा, जिससे नारी शक्ति की संख्या में इजाफा होगा और एक महिलाओं को आज़ादी के इतने साल बाद जो उनका हक मिलना चाहिए वो मिलेगा। हालांकि आधी आबादी आधी बात की जाती है, पार्लियामेंट और असेंबली में अगर वो मिले तो और अच्छी बात है, लेकिन चलिए 33% भी मिलेगा। अभी पार्लियामेंट में महज 75 सांसद हैं। लोकसभा की अगर बात करें 543 में से, तो ये तो संख्या है हमारी, यानी कि काफ़ी हम पीछे हैं। तो खैर इससे कुछ बेनिफिट भी होगा, और लेकिन राजनीति अपनी जगह है और सियासी पारा भी इसी तरह से चढ़ा हुआ है। विपक्ष का ये कहना है कि असेंबली के 5 राज्यों में इलेक्शन है, जिसमें 3 की वोटिंग हो चुकी, बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग बाकी है। इसी बीच आप पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला करके इसका चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। दूसरा, कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जब डिलिमिटेशन हो गए, यानी कि पुनर्सीमांकन करेंगे आप, तो आप अपने तरीके से करना चाहते हैं, जिसका उन्हें आभास हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये असंवैधानिक है, ये आरोप है कांग्रेस का। तो चलिए, हमारे साथ में मीनाक्षी सेठी जैदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आयुषी थानवी अधिवक्ता हैं और पॉलिटिकल इस पे अपनी बात कहेंगी। भाजपा से मनीषा सिंह जी हमारे साथ में जुड़ेंगी। मैं मीनाक्षी मैम आपके पास में आना चाहूँगा। ये बिल, जिसे मुझे लगता है कि आप लोग भी कह रहे हैं कि हमारी यूपीए गवर्नमेंट के वक्त सोनिया गांधी ने इसकी पहल की थी और हम लोग चाह रहे थे, लेकिन हमारी सरकार चली गई। वर्तमान सरकार 33% आरक्षण के लिए 2023 में इस बिल को पास भी करा लिया। अब इसमें अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रही है 16 से 18 तारीख तक जो रहेगा उसमें। तो आप लोगों का ऑब्जेक्शन क्यों है इसमें? क्योंकि ये ऑलरेडी बिल पब्लिक डोमेन में है। आप लोगों का यह आरोप है कि इलेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए, तो ये तो पहले से है, तो आपको लगता है कि अब इसमें बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो पब्लिक का जो मानस पटल है वो तैयार हो चुका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि महिला आरक्षण पे कांग्रेस का कतई विरोध नहीं है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी लोकल बॉडीज़ है उनमें 33% आरक्षण देने का काम कांग्रेस के पीरियड में ही हुआ था, और महिला आरक्षण बिल पर भी समय समय पर कांग्रेस बिल लेके आती रही है। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी कानून संख्या बल के आधार पर संसद में पारित होता है, उसकी वजह से वो पारित नहीं हो पाया। तो जो मेरा जो ऑब्जेक्शन है कांग्रेस का, पूरी कांग्रेस का ये ऑब्जेक्शन है कि जब 2023 में ये बिल पारित हो गया था, तो आज 30 महीने के बाद जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, तो उन राज्यों के चुनाव के बीच में ही ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि इस बिल को हम पुनः संविधान संशोधन के माध्यम से लेकर आना चाहते हैं। जब 2023 में ये बिल आया था, तब सारी की सारे जो हमारा सदन था उसने सर्वसम्मति से इस बिल को पारित किया था, और उस समय भी हमारे जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी ये डिमांड उठाई थी कि इस बिल को आप डिलिमिटेशन के साथ और सेंसस के साथ लिंक नहीं कीजिए और इसको अभी लागू कीजिए। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आए, फिर हम कई राज्यों के विधानसभा चुनाव देख चुके हैं, और अभी भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तो उसके बीच में ये बिल लेकर आना कहीं ना कहीं मेलाफाइड इंटेंशन को दर्शाता है। दूसरा, मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। 5 फरवरी 2014 को एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी आई थी, जिसके तहत ये मैंडेट किया गया था कि कोई भी जो सरकार होगी, कोई वो बिल लेकर आएगी
तो उस बिल को पब्लिक डोमेन के अंदर डालेगी और उस पे पब्लिक की जो भी सजेशंस हैं, आपत्तियां हैं, वो इनवाइट की जाएंगी और कम से कम 30 दिन के लिए वो पब्लिक डोमेन में रहेगा। अब इस बिल का आप फेट देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी अखबारों में भी लेख लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अपने वीडियो भी जारी कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 14 अप्रैल को और 16 अप्रैल को इसके लिए सदन में बहस होगी। तो आज तक अभी तक जनता तो छोड़िए, किसी सांसद के पास भी ये नहीं आया है सामने कि बिल किस रूप में उसका अमेंडमेंट पेश हो रहा है। तो आप ये बताइए कि जब बहुत ही एक ये कानूनी पेचीदा मसला है, तो जब उसका बिल, उसका ड्राफ्ट ही सांसदों के सामने नहीं है, तो वो उस पर बहस कैसे करेंगे? तो ये दो मेन ऑब्जेक्शन के मुद्दे हैं। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये कहा भी था कि जब आप इसको 2029 से लागू करना चाह रहे हो तो 29 अप्रैल को ये चुनाव निपट जाने दीजिए, फिर एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, उसमें चर्चा कर लीजिए और हम सब इससे सहमत हैं, हम इस पे करना चाहते हैं, हम आपका साथ ही देंगे, हम इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगाएंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन 30 महीनों में ऐसी अब क्या नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जो 5 राज्यों के चुनाव के बीच में इनको ये क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ गया, जिसमें ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही से होता है, विपक्ष को भी ये एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी कि वो भी इस बिल पे अपनी राय दे पाता, इस बिल में क्या क्या प्रावधान लेके आ रहे हैं वो समझ पाता। लेकिन यहाँ पे जिसे कहते हैं कि आज हम 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर साहब को याद कर रहे हैं, उनके दिए कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत हमारे देश में सारी संवैधानिक संस्थाएं और वो सब चल रहे हैं, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने उसकी धज्जियां उड़ाने की जैसे ठान ली है, तो वो सब हम देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। वैसे सरकार का दावा है कि सर्वदलीय बैठक के साथ में सभी राजनीतिक दलों से हमने सपोर्ट मांगा है, और क्योंकि ये देश हित का मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, हम सबको भरोसे में लेकर के ही इस बिल को पास करवाएंगे और तभी ये बिल एक जो मकसद है उसमें खरा उतर पाएगा। खैर, लेकिन विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि ये बिल को लेकर के सरकार एक भ्रम फैला रही है, और साथ ही बिल का विरोध नहीं है, बिल का समय मैचिंग जो है उसका हमारा विरोध है, और उसी को लेकर के हम चाह रहे हैं कि इस बिल को एक बार के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ में मनीषा सिंह जी हैं बीजेपी से। मनीषा जी, विपक्ष का ये आरोप है कि समय जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव के बीच ही डेट ऐसी मुकर्रर की है राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये किया गया है। बाकी पहले भी कराया जा सकता था, या रिजल्ट आता या वोटिंग होती उसके बाद में किया जाना चाहिए था, ये विपक्ष का आरोप है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले इस जो नारी शक्ति वंदन है उसके लिए मैं चंद लाइनें पंक्तियां करके अभिनंदन करना चाहूँगी कि सम्मान के साथ अवसर है नारी शक्ति वंदन, सम्मान के साथ अवसर है नारी शक्ति वंदन, हर बेटी रखती है अब उज्जवल भविष्य का दम, संकल्प और साहस से बढ़ रही है भारत की नारी, विकसित भारत के संकल्प में, विकसित भारत के निर्माण में अब होगी उसकी भागीदारी। तो इसी संकल्प के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नारी शक्ति वंदन, महिला सशक्तिकरण के विषय में हम देख सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक पहल, ऐतिहासिक कदम है। और अगर हम बात करते हैं कि चुनाव की जिस तरह से विरोध करने की आदत देखिए हमारी जो विपक्ष की पार्टी है उसकी है, और आप देखिए कि लगातार वो बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं लोग। आप अगर समय के आने की विरोध भी कर रहे हैं तो देखिए, चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव तो हर साल है, आगे आने वाले साल में भी चुनाव है, फिर कब करें? जब आप विरोध ही करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, आगे यूपी के चुनाव आ रहे हैं, पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, चुनाव तो रहेंगे ही। अब बिल तो आ रहा है तो बिल तो कम से कम बहुत अच्छे एक नारी शक्ति को एक तरह से नीति निर्माता बना रहे हैं। और आप देखिए कि ये अभी की तैयारी नहीं है, ये पिछले पूरे एक दशक में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को एक तरह से आर्थिक
और सामाजिक तौर पे सशक्त किया है। आप शुरुआत में देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत हम करते हैं, वहाँ से देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, आप देखिए कि उज्ज्वला योजना के तहत जो जिस तरह से आर्थिक की बात करते हैं हम, आर्थिक मजबूती देने का काम आप देखिए लखपति दीदी योजना के तहत हुआ, आप जनधन योजना के तहत महिलाओं को जोड़ा गया, यहाँ पे द्रोण दीदी, किस तरह से सेना में महिलाएं जा रही हैं। तो ये तैयारी शुरू हो चुकी थी, पिछले एक दशक से तैयारी चल रही है महिलाओं को एक तरह से आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे सुदृढ़ करने की, उन्हें मजबूत करने की। और अब किस बात की देरी है, किस बात का इंतजार है कि राजनीतिक तौर पे उन्हें आगे लाया जाए। और आप ये देखिए कि पिछले 40 सालों से ये बिल अटका हुआ था, किस तरह से आप अब आ रहा है तो उसका खुले मन से स्वागत करना चाहिए, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल है ये महिलाओं को राजनीतिक तौर पे सशक्त करके उन्हें नीति निर्माता बनाएगा। और आगे देखिए संसद में अधिक से अधिक महिलाओं की संख्या है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इसका वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। विरोध किस बात का? चलिए आयुषी हमारे साथ में, उनके पास में जाना चाहूँगा। आयुषी, बीजेपी का अपना कहना है, विपक्ष का अपना कहना है, बिल महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल का विरोध विपक्ष नहीं कर रहा है। इनका ये कहना है कि दो चीज़ें इसमें हैं। मैं सोनिया गांधी जी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक तो जो इसका डिलिमिटेशन किया जाएगा, सीमांकन किया जाएगा, वो गलत तरीके से होगा, और दूसरा समय गलत चुना है। कि हमारा विरोध ये नहीं है कि आप क्यों लेके आ रहे हैं, हम तो खुद भी अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें एक क्रेडिट की बात भी है। कांग्रेस ये कह रही है कि यूपीए के वक्त ही हमने पूरा खाका तैयार कर लिया था और ऑलमोस्ट बिल भी वही है, केवल इन्होंने अपनी तरफ से उसमें डिलिमिटेशन और सीटों का जो जिक्र किया है उसमें इन्होंने अपना वो किया है, बाकी तो वही बिल है। बिल का विरोध हमारा किसी का भी नहीं है, लेकिन समय, क्योंकि चुनाव है उसको लेकर, तो क्या लगता है आपको कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चुनाव पे इन पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं? बिल्कुल सर, ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि चुनाव पे इम्पैक्ट तो डालेगी, बट वाइस वर्सा सेम जब अगर सेंट्रल में कांग्रेस होती तो वो भी कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती या कोई ना कोई ऐसा बिल पास करवाना चाहती, तो उस टाइम पे फिर वो बोलते तो ये मतलब पॉलिटिकल इशू तो है ही नहीं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ द इंडिया, बीइंग अ फीमेल, तो आपको यही सोचना चाहिए कि ठीक है आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 33% का, उसमें सारी रिजर्वेशन का सब इन्वॉल्व है। तो ये पॉलिटिकल इशू नहीं होके ये एक मतलब खुशी की बात होनी चाहिए कि हाँ ठीक है ये वेलकम मैटर है कि हम इसको वेलकम करेंगे। टाइम कोई भी हो, इंडिया का अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, फीमेल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये एक अच्छा रीज़न है कि 33% रिजर्वेशन मिल रहा है। टाइमिंग का इशू है तो वो तो अगर कोई सामने कोई और पार्टी होती, वो कोई पॉलिसी लेके आती, तो वो बोलते कि उस टाइम पे आपका टाइम गलत है। तो कोई भी पॉलिटिकल वो अपनी पावर में रहने के लिए पॉलिसीज़ तो लेके आएंगी, बट अगर उस पॉलिसी से हमारे देश का विकास हो रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल इसकी नीड है, ये तो महसूस करते हाँ। हैं कि पार्लियामेंट में और असेंबलीज में होनी चाहिए। जी मीनाक्षी जी, आपके पास में एक बार वापस आना चाहूँगा। बिल आना चाहिए, हर कोई चाहता है कि बिल हो। उसकी वजह साफ है कि देखिए पॉलिसी मेकर में जब महिलाएं होंगी, संख्या होगी, अभी जो बातें मुखर होके कहनी चाहिए वो नहीं कह पाती हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो पार्टी लाइन में दफन हो जाती हैं। और संख्या हम देख रहे हैं कि अभी किसी भी सांसद को आप देख लीजिए, उसके आसपास पुरुष जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है महिलाओं की। मैंने बताया ना कि लोकसभा के अंदर महज 75 सांसद है, 2 सांसद और कम हो गई, 77 से 2 कम हो गई फिर भी। तो ये बिल तो आना ही चाहिए। खैर टाइम की बात है, तो अगर आज नहीं तो कल भी कह भी सकते हैं बीजेपी की देखें हमने 33% आरक्षण की पूरी व्यवस्था की है, वो जो हमारी सरकार ने की। अगर यहाँ पे अभी भी अगर इसको ड्रॉप भी करते हैं कि चलिए 1 महीने बाद में हाउस बुला लेंगे, तो जिक्र तो बीजेपी तब भी कर सकती है। नहीं देखिए, बिल्कुल बिल की टाइमिंग को लेकर ये बात की जा रही है, अभी मनीषा जी कह रही थी कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। चुनाव आते हैं तो चुनाव एक तरीके से होते हैं, उसके लिए हमारे संविधान में एक व्यवस्था दी गई है। और आदर्श आचार संहिता भी कोई चीज़ होती है। उस आदर्श आचार संहिता में आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे पढ़िए मनीषा जी कि आप हाँ एक मिनट, आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप मुझे बोलने दीजिए, है ना। तो मॉडल टाइम आपका खत्म होने वाला है मनीषा जी, इस चीज का बिल्कुल आप तसल्ली से, हाँ नहीं आपका टाइम खत्म हो चुका है। आदर्श आचार संहिता होती है और एक एटिकेट भी होता है, कोई बोलता है। मनीषा जी
आप जिस तरह से सेकंड। देखिए, मनीषा जी मैं देखिए आप समय सभी सुने का सुने है, समय आप नारियों का है। मनीषा जी मैं जी, आ रहा हूँ जी। आपके पास में, आपको भी दूंगा, नहीं तो ये बहस फिर उल्टी सीधी बातों में चली जाएगी। मैं देखिए, चाहता हूँ कि बिल्कुल एक सारगर्भित बहस योगेंद्र हो। जी, आदर्श आचार संहिता ये नहीं जानते क्या होती है, एक बातचीत के एटिकेट्स क्या होते हैं वो ये लोग नहीं जानते। आदर्श आचार संहिता में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि जब भी कहीं पे चुनाव होंगे तो आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा और उस दौरान केंद्र सरकार ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करेगी जो चुनाव को प्रभावित करे। तो ये जो बीच में ये लेके आए हैं, जब 16, 17, 18 को जब चुनाव अभी चल रहे हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर, उसमें हमारे 42 सांसद तो वेस्ट बंगाल के हैं और 39 हमारे तमिलनाडु के हैं। उन दोनों का अगर हम प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो 15% सांसद वहां पे हमारे जो प्रचार के अंदर व्यस्त होंगे, उनको अपना वहां पे प्रचार छोड़ के और यहाँ पे संसद में बहस के लिए आना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वरना जब 2029 में ही तो लागू करेंगे इसको, अगर 2029 में लागू करना है तो 29 अप्रैल के बाद भी ये काम हो सकता था। 2029 में अभी भी 3 साल बाकी है, लेकिन नहीं, हम तो लेके तब आएंगे जब हमारी मर्जी होगी। तो ये तो कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि अब इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं पे अपना कब्जा कर रखा है। इन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं, इस पे मुझे एक शेर याद आया है, आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं। आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं। ये तो कहिए आप ऐप हुनर देखेगा कौन। तो इनके ऐप देखने वाला तो अब कोई है नहीं ना। ये अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और इन्होंने देश को बिल्कुल, संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं का जो पतन किया है, मुझे लगता है 2014 से पहले ऐसा नजारा कभी देखने में नहीं आया था। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को नीति निर्माता होना चाहिए, मैं कहती हूं बिल्कुल नीति निर्माता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला नीति निर्माता होगी तो जैसी सेंसिटिविटी के साथ वो बातों को आगे रख पाएगी, वो एक पुरुष, माफ कीजिएगा, नहीं रख पाता, क्योंकि वो सेंसिटिविटी, वो संवेदनशीलता प्रकृति ने एक महिला को दी है। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ संसद में 33% आरक्षण देना ही जरूरी नहीं है, हमें महिलाओं के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट भी बनाना पड़ेगा। आज आप देखिए, महिलाएं सेफ नहीं है, वो घर से बाहर निकलती है। अभी जयपुर में कैसी 2 घटनाओं के साथ आप लोगों ने मीडिया में पढ़ा होगा कि एक गर्भवती महिला के साथ चलते में कैसे उसको छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। तो ये सब जब तमाम घटनाएं होती हैं, यहाँ जब रेप, मीनाक्षी जी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मीनाक्षी जी, संख्या बल बढ़ेगा तो उससे एक मिनट मनीषा जी, संख्या बल बढ़ जाएगा 33%, उससे आपको लगता है इन अपराधों में भी लगाम लगेगी क्या? नजरिया बदले, क्या बदल जाएगा? महिलाएं तो आज भी बहुत पावरफुल जगह पे बैठी हुई हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जब संसद में महिलाएं होंगी, जब विधानसभा में महिलाएं होंगी, तो जो कानून बनेंगे वो ज्यादा महिला संवेदनशीलता के साथ बनेंगे और महिलाओं की सुरक्षा पे, महिलाओं के स्वास्थ्य पे, महिलाओं की शिक्षा पे, महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पे और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा मैं बिल्कुल मानती हूं कि जो संवेदनशीलता वो रख पाएंगी, कि बिकॉज हमें कई बार क्या है, सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथी की जरूरत होती है और एम्पैथी एक महिला की, महिला के प्रति जो होगी। एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस में, आप दोनों से ही जानना चाहूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने के बाद में 33% आरक्षण हो जाएगा, वो बाध्य होंगी पार्टियां, क्योंकि टिकट देने के लिए सीटें रिजर्व होंगी। क्या इसकी झलक आने वाले दिनों में जिन विधानसभाओं में चुनाव होंगे, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव, क्या वहां देख सकते हैं कि 33% भी नहीं तो 30% भी टिकट कोई राजनीतिक दल देगा, या फिर उससे कानून का इंतजार करोगे? नहीं, देखिए, ये प्रश्न लगातार उठता रहता है और ये बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक सॉरी स्टेट ऑफ पिक्चर है कि कोई भी पार्टी अपना सुओ मोटो तो 33% रिजर्वेशन नहीं लागू करने वाली है, चाहे मुझे आज जाके अपनी पार्टी से इसके बारे में डांट ही पड़ जाए। लेकिन बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय है, जब तक ये कानून नहीं आएगा। आप देखिए, जब ये कानून आया 73वां 74वां, उसके बाद ही हमें वहां पे भी महिलाएं दिखने लगी। वो भले ही वो भी आरोप लगता है कि सरपंच पति है, पार्षद पति है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद स्थिति ये है कि आज लोकल बॉडीज के अंदर 15 लाख चुनी हुई
महिला प्रतिनिधि हैं, जो कि 33% से कहीं ज्यादा है, 40% बैठता है वो। तो ये बिल्कुल मुझे चलिए, लगता है। मैं मनीषा जी आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप कानून लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार के वक्त आ रहे हैं तो आप लोग कहेंगे उसको। विपक्ष का भी अपना कहना है। मैं लेकिन आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि चुनाव 2029 के लिए आप अभी बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में और उसके बाद में होने वाले विधानसभा चुनाव में, हमारे यहाँ तो 28 में चुनाव होगा, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, उससे पहले भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा, तो बीजेपी इसके आसपास या 33% महिलाओं को उससे पहले कुछ टिकट वगैरह देगी कि हाँ बिल्कुल हमने शुरुआत कर दी है इसकी, ये कहीं पे दावा कर सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है, अभी से तैयार है। आप संगठन के तौर पे देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, जो टिकट देंगे क्या? को मिला है, बिल्कुल मैडम मिलेगा आपका ये सुनिए, बिल्कुल टिकट मेरी मिलेगा। बात सुनिए। आप लोगों का ये कहना है कि जब महिलाएं दिखेंगी असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो एक उनका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन ये मनोबल 29 से पहले बढ़ा देंगे क्या आप लोग? कहीं जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां टिकट देंगे? क्योंकि अभी तो मुझे झलक नहीं दिख रही है, जिन राज्यों में चुनाव में जहां आप लोगों ने टिकट बांटे हैं वहां ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं दिखी। तो क्या आने वाले दिनों में आप लोग देंगे ये? देखिए 2023 के बाद में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक राजनीति में आप दिख रही हैं, मनोबल तोड़ने का काम तो देखिए यूपी में हुआ था, जब प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैडम आप अपनी बात करो, छोड़िए प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या 33% टिकट देंगे क्या? आज बिल्कुल मनोबल महिलाओं का बड़ा है और बिल्कुल टिकट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्रियंका गांधी ने टिकट दिए, महिलाओं को हार जीत अलग बात है, टिकट दिए, लेकिन नहीं, मनोबल टूटने का काम हुआ। यहाँ पे महिलाएं तैयार हो रही है हमारी पार्टी में, और भारतीय जनता एक बात मैं तो कह रहा हूँ, टिकट दोगे क्या? मैं सिर्फ टिकट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल देंगे, जिन राज्यों में चुनाव है बिल्कुल उनमें तैयार है। इसके लिए महिलाओं को तैयार किया है संगठन के स्तर पे। आगे आने वाले जो समय है उसमें नीति निर्माता के तौर पे आप देखिए, अधिक से अधिक हमारी पार्टी की महिलाएं आपको दिखेंगी। तो बिल्कुल मिलेंगी। नहीं, वहां तो कर नहीं दिया, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, किसी पार्टी ने दिया, एक पार्टी ने, किसी पार्टी ने नहीं दिया, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया ना। अपनी पार्टी की बात आपके पास में आना चाहूंगा। एक मिनट, इनसे मैं एक ही सवाल है, इन्होंने जो शेर पढ़ा उसी के ऊपर मैं इनको जवाब देना चाहूंगी कि बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर क्यों 70 सालों से नारी शक्ति हारी थी? तो आपके हाथ में था तब आप नारी शक्ति हारी नहीं थी। 73 में पहली महिला प्रधानमंत्री हमने दी थी। बीच में देखिए आप भी नहीं बोल सकती हैं। चलिए आयुष आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए एक रूल ये है इच्छा शक्ति की, किसी भी राजनीतिक दल का किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है कि आप इतनी महिलाओं को टिकट नहीं दे सकते, कोई राइडर नहीं है, ये चाहें तो बिना बिल के भी टिकट दे सकते हैं। तो ये तो मेरा सवाल उठता है राजनीतिक दलों की मानसिकता पर और उनकी मन पर। कोई नहीं दिया, आज तक टिकट नहीं दिया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ राजस्थान में तो 20-25% भी टिकट नहीं मिले कभी, किसी भी दल ने नहीं दिए। और अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव देख लो, ना बीजेपी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना किसी दूसरे दल ने दिया। ये स्थिति है। तो केवल क्या बस एक महज महिला को वोट बैंक की तरह इसका दोहन किया जाए कि हाँ वोटर है, किसने हाथ पकड़ा है राजनीतिक दल चाहे तो आज भी टिकट दे सकते हैं ना। तो टिकट पहले दिया ना अभी तो सब लेकिन हाँ बाध्य होंगे, फिर तो देना ही पड़ेगा आपको जब कानून बन जाएगा। तो उसके लिए वो बिल लेके आएंगे, उसका वेट कर रहे हैं। पॉलिसी 2023 में बनाई, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो जाए तब कंपल्शन हो जाएगा, देने को पहले भी दे सकते थे। हम बोल रहे हैं कि फीमेल्स जब पॉलिसीज बनाएंगी तो बेटर पॉलिसीज रहेंगी, विमेन ज़्यादा सेफ रहेगी। तो ये सारी फंक्शनिंग तो ग्रास रूट लेवल पे पहले से ही होनी चाहिए। आज भी हमारे जब हम लोकल बॉडीज़ में इलेक्शंस देखते हैं तो हस्बैंड के मतलब वाइफ का रिजर्वेशन है जैसे, बट सारे का सारा काम उनके हस्बैंड उनके पार्टनर्स करते हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे काम बेटर होना चाहिए, तब जाके बड़ी सरपंच और प्रधान हो, हाँ सरपंच पति, हाँ हर गाड़ियों के बाहर आप ऐसे देखने को मिल जाते हैं। अब वो देखने को मिलेगा विधायक पति, सांसद पति। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं लेकिन एक बात और कहूंगा चलते चलते, बहुत अच्छी बात है, महिला को हुनर दिया है, एक कॉन्फिडेंस दिया है। मैं कह सकता हूं कि पुरुष से ज्यादा कॉन्फिडेंस महिला में है। लेकिन आज भी महिलाएं पॉलिटिकल जो सिनेरियो बन गए है सेंट्रलाइजेशन का किसी भी पार्टी में, मुझे नहीं लगता अभी कोई भी महिला सामने अगर गलत हो रहा हो डिसीजन, चाहे नेता का गलत हो, अगर कोई कह दे कि नहीं साहब ये आप गलत कर रहे हो, तो मैं ये जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। अगर आज भी एक भी महिला को हिम्मत दिखा दिया तो उसने तय कर रखा है कि मुझे पार्टी छोड़ के जाना है। एक भी कोई मंत्री या विधायक ये कह दे या सांसद कह दे कि नहीं ये गलत नहीं, मैं असहमत हूं,
जो पार्टी का आला कमान ने कह दिया सब हाथ उठाते हैं और उसके बाद में एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है, जो पार्टी आला कमान तय करेंगे वही होगा। तो ये सिचुएशन है। अगर 33% के बाद में ये कॉन्फिडेंस भी अगर राजनीतिक दलों में जो बैठे हुए हैं उनमें आएगा, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होगी, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम तो सही मायने में तभी होगा। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।